हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। अगर आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नया सिलेबस जो सरकार की तरफ से न्यू सिलेबस आया हुआ है उसके हिसाब से इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को पूरा क्लास के जैसे डिटेल में एक एक क्वेश्चन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन घर से पढ़ाई कर सकें। इस चैनल से आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल पर आप लोगों को डेली ये क्लास के जैसे पढ़ाई आप लोगों की होगी। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी वाले नए सिलेबस वाले बुक से, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और आप लोगों को देखिए ये पार्ट 1 है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा, इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, उसको देखेंगे। और अगर वीडियो में टाइम बचता है तो आप लोग क्वेश्चन को भी प्रश्नावली का देखेंगे, नहीं तो पार्ट 2 में देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इस वास्तविक संख्या में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं वास्तविक संख्याएं तो आप लोग जान लीजिए। वास्तविक संख्याएं हम लोग कहते हैं जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, दोनों को मिला के हम लोग उसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। या आप लोग कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या हो, सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। क्योंकि जितनी संख्याएं होती हैं या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी, और दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ से आप लोगों का शुरू होता है क्लास 10th नए सिलेबस में। अब इसको देखिए, हमने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये। एग्जाम में पूछा जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे और इसको समझ लीजिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन इसका दिया गया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है और इसको आप लोग अपने भाषा में कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। पहले तो इसमें दिया गया है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये किसको कहते हैं, यहाँ देखिए, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले जानना है भाज्य और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं देखिए उन संख्याओं को कहते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य भी संख्या से विभाजित हो जाए या कट जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर लिख दिया हमने 4, तो 4 क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक से ये विभाजित होगा, एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो एक का बात ही छोड़िए। अपने आप के अलावा अपने आप से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, एक से भी सभी संख्याएं विभाजित होंगी या विभाजित होने का मतलब कट जाएंगी कह सकते हैं। तो एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं और अपने आप से भी सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। इसके अलावा अगर किसी और भी संख्या से कोई संख्या विभाजित होगी तो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अब 4 है, एक से विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, मतलब अपने आप से, लेकिन 2 से भी विभाजित होगा, इसलिए ये भाज्य है। फिर 6 भाज्य संख्या हो गया, 8 भाज्य संख्या हो गया, 9 भाज्य संख्या हो गया। तो ऐसे भाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे संख्याएं जो अपने आप
और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। एक को छोड़ के अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, एक को नहीं लेते हैं अभाज्य संख्या में, 2 से शुरू करते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 2 भी केवल 1 से और अपने आप से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या। 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, ऐसे ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब देखिए ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अगर हम लोग कोई भी ये भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 20। 20 क्या है? 20 क्या है? भाज्य संख्या है। 20 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने आप और एक के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित होगा। 20 का अगर हम लोग देखिए गुणनखंड करते हैं तो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में कैंसिल होगा। यानी कि ये जो 20 हुआ है इसका हम लोग गुणनखंड किए तो कितना आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 दूना 4 पचे 20, यानी कि 20 का हमने गुणनखंड किया तो इस तरह से हमको मिला। अब देखिए ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कह रहा है। देखिए कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या की, यानी कि अगर हम लोग कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ 20 ले लिया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है ये कि जो भी भाज्य संख्या होगा, जब उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो वो कौन सी संख्याएं मिलेंगी। ये 20 देखिए भाज्य है, लेकिन जब हमने उसका गुणनखंड किया तो यहाँ 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये भी 2 अभाज्य, और ये 5 क्या है? अभाज्य संख्या। तो आप लोग समझ चुके होंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। यही कहने का मतलब है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। आगे ये कह रहा है, देखिए यह गुणनखंड, ये जो गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कह रहा है ये अद्वितीय माने होता है कि इसके जैसा कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2, 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकता है इसके गुणनखंड में। कह रहा है इसके क्रम पर आने वाले क्रम के बिना, मतलब इसके क्रम पर हम लोग ध्यान न दें। ये 20 का जो गुणनखंड हमने किया ये ऐसे भी हो सकता है, या 5 गुणा में 2 गुणा में 2 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस क्रम को अगर ध्यान न दें तो इस क्रम के बिना यह क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आप लोगों को ये याद रखना है, इसको रटना नहीं है। क्या कहा गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में? कोई भी अगर हम लोग भाज्य संख्या लेते हैं और उसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कैसा होगा? वो गुणनखंड में जो संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। इसी को ऐसे लिखा गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड या गुणनफल आने वाले क्रम के बिना, ये जो संख्याएं हैं इनके क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसके क्रम को अगर न बदला जाए तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका यूज क्या है? अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए आगे आप लोगों को ये देखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? वही जो आप लोग एलसीएम पिछले नीचे क्लास में 4, 5, 6, 7 में आप लोग जब पढ़ते थे तो जो एलसीएम निकालने का आप लोगों के पास तरीका होता था उसी को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। और अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो अभी आप लोगों ने पढ़ा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। एक तो देखिए एचसीएफ पहले समझ लीजिए, HCF, HCF को हम लोग कहते हैं मौसा। मतलब मौसा का डिटेल महत्तम
समापवर्तक, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत करते हैं। ये महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक, या कुछ लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, जो कि गलत है। देखिए HCF को कहते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक, और LCM को कहते हैं हम लोग, LCM को हिंदी में शॉर्ट में हम लोग कहते हैं लौसा, और इसको कहते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त। ध्यान दीजिएगा, दोनों में लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। तो HCF शॉर्ट में इंग्लिश में और हिंदी में शॉर्ट में मौसा, और LCM इंग्लिश में शॉर्ट में और हिंदी में शॉर्ट में लौसा कहते हैं। डिटेल में महत्तम समापवर्तक और इसको लघुत्तम समापवर्तक। देखिए इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा, HCF, H मीन्स हाईएस्ट, HEIGHEST, हाईएस्ट। C मतलब कॉमन, कॉमन, और F मीन्स फैक्टर, F मीन्स फैक्टर। ये डिटेल हो गया इसका। लघुत्तम समापवर्त, L मीन्स लोवेस्ट, लोवेस्ट। C मतलब कॉमन, कॉमन, और M मतलब मल्टीपल, इसको कहते हैं मल्टीपल, यहाँ हमने लिख दिया है PLE। तो देखिए HCF और LCM आप लोग यहाँ समझ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब समझ लीजिए, फिर आप लोग HCF और LCM निकालना तभी जान पाएंगे आप लोग कैसे आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है आप लोगों को। देखिए HCF जब भी रहेगा, HCF, H मतलब हाईएस्ट, आप लोग याद रखेंगे, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट माने आप लोग जानते हैं बड़ा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें उल्टा होता है। अब आप लोग जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालेंगे तो ध्यान क्या रखेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखा क्या गया है, हाईएस्ट, बड़ा, लेकिन लेना क्या है, सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल लेंगे। HCF में क्या करेंगे, सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल और उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ लेना, उभयनिष्ठ होता है कॉमन कहते हैं हम लोग, अभी आप लोग समझेंगे क्वेश्चन से। LCM में देखिए क्या है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का। अब LCM है लोवेस्ट, LCM मीन्स होता है लोवेस्ट, छोटा, लेकिन इसमें कौन सा लेना, उल्टा, सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। और HCF में कॉमन, देखिए नाम में ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उभयनिष्ठ इसमें लेंगे। जो HCF निकालेंगे आप लोग, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो उसमें उभयनिष्ठ लेंगे और उसकी छोटी घात वाली संख्या का गुणनफल। और जबकि LCM में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सभी संख्याओं को लेना है, लेकिन उसमें कौन सी, सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल करेंगे आप लोग। अब देखिए आप लोग एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमने संख्याएं ले लिया 20 और 30, कह दिए हम कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 20 का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 धाम 20, फिर 2 पचे 10, और फिर 5 से एक बार में। इसी तरह से 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और फिर 5 से एक बार में। यानी कि ऐसे इन संख्याओं को लिख सकते हैं। 20 बराबर लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा में 2 गुणा में 5, या इसी 20 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 और गुणा में 5 का पावर 1। 20 को आपने ऐसे लिख दिया। 30 को देखिए कैसे लिखते हैं, 2 3 5 आया है, यानी कि 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, सब एक ही बार आया है। अब देखिए हमको HCF और LCM दोनों का निकालना है, HCF और LCM।
अभाज्य गुणनखंड यही होता है, अभाज्य गुणनखंड भी। देखिए हमको निकालना है क्या, मान लीजिए पहले हम लोग निकाल रहे हैं HCF ऑफ किसका किसका, 20 और 30 का, 20-30 का। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं किसका किसका, 20 और 30 का। तो HCF निकालेंगे तो हमने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ देख सकते हैं HCF में हमने क्या बताया, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। हमने HCF में क्या बताया कि उभयनिष्ठ देखेंगे आप लोग, और उभयनिष्ठ में HCF हाईएस्ट है तो सबसे छोटी घात वाली। तो देखिए उभयनिष्ठ, इस 20 का गुणनखंड यहाँ है, 30 का गुणनखंड यहाँ, उभयनिष्ठ माने कॉमन। देखिए 2 उसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये 2 क्या है, कॉमन है। और फिर ये 5 क्या है, ये कॉमन है। 3 दोनों में कॉमन नहीं है तो 3 को नहीं ध्यान देना है। HCF में क्या ध्यान देना है, कॉमन ध्यान देना है। अब इस कॉमन को देख लिए आप लोग कि 2 कॉमन है और 5 कॉमन है दोनों में। तो अब इस दोनों में से कौन सा लेंगे, तो हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उल्टा लेंगे। हाईएस्ट माने बड़ा तो सबसे छोटी घात वाला, यानी कि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 है, दोनों में से कौन सा लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे। कौन सा लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे। और गुणा में इस 5 का पावर 1, दोनों में 5 का पावर 1 ही है तो 5 का पावर 1 लेंगे। यानी कि HCF निकालने में उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे और उसमें छोटी घात वाली संख्या का उभयनिष्ठ में देखेंगे और गुणा कर देंगे। 2 पर 1 का मतलब 2 ही, 5 पर 1 का मतलब 5 ही, 2 5 हो गया 10। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि HCF हमारा आ गया 10। अब हमको निकालना है क्या, LCM। इस 20 और 30 का हमको LCM भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए हमने आप लोगों को बताया कि LCM निकालने में सभी संख्याओं को देखेंगे। ये जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे इन सभी संख्याओं को, इसमें कॉमन नहीं देखना है, सबको देखना है। अब सबको देखेंगे लेकिन उसमें कौन सा देखेंगे, लोएस्ट है तो हाईएस्ट घात वाला देखेंगे। जैसे देखिए अब इस पूरे संख्या को आप लोगों को देखना है, जितना ये गुणनखंड आया तो सब में से अब 2 देखिए, दोनों में 2 आया है तो 2 कौन सा लेंगे, लोएस्ट कॉमन होता है तो अधिक घात वाला, यानी कि 2 का पावर 2 वाला लेंगे। फिर गुणा में 3 भी इसमें लेंगे, इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखना है, 3 एक ही बार आया तो 3 पर 1 लेंगे। 5 भी एक ही बार, मतलब 5 देखिए दोनों में आया, 5 का घात दोनों में एक ही है तो 5 एक बार लेंगे। और 2 देखिए दोनों में आया था तो 2 का कौन सा वाला लेंगे, अधिक घात वाला लेंगे। सबका गुणा करेंगे। अब 2 पर 2 का मतलब होता है 4, गुणा में 3 पर 1 का मतलब 3, गुणा में 5 पर 1 का मतलब 5। सबका गुणा करेंगे हो जाएगा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा LCM। HCF 10 आया, LCM 60 आया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना, जो हमने यहाँ पर लिखा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों को और देखना है, यदि A और B कोई 2 संख्याएं दी गई हों तो, जैसे मान लीजिए A और B कोई अगर 2 संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया, एक कोई संख्या ले लिया 5 और एक संख्या ले लिया 6। वही कह रहा है कि अगर कोई, यदि A और B कोई 2 संख्याएं, मतलब कोई भी अगर 2 संख्या दी गई हों तो उनका अगर गुणा करेंगे तो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के। इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा, मान लीजिए ये 2 संख्याएं हैं और इनका LCM दे दिया गया है 30। 2 संख्याएं हैं और LCM इनका दे दिया गया है 30। तो फार्मूला कह रहा है क्या होगा, A गुणा B, यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF AB, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF, 5 और 6 का HCF और इनटू LCM। तो मान लीजिए HCF हमको नहीं पता है तो HCF उसके जगह पर रख देते हैं, LCM AB, LCM इसका दे दिया 30 तो इसके जगह पर 30 लिख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, एक 5 है एक 6 है, तो 5 गुणा में 6 बराबर क्या होगा, HCF हमको मान लीजिए निकालना है। HCF गुणा में 30 लिखेंगे, 30 इधर गुणा में है, इधर करेंगे भाग में होगा क्योंकि HCF हमको निकालना है। तो 5 गुणा में 6 बटा में 30 कर देंगे और बराबर यहाँ बचा HCF। अब देखिए
5 से इस 30 को कैंसिल करेंगे 6 बार में, और 6 से 6 एक बार में, यानी कि HCF हमारा निकल गया कितना, 1। तो इस फार्मूला का ऐसे आप लोगों को यूज करना है। अगर देखिए दो संख्याएं दी गई होंगी और उनका HCF या LCM, मतलब चारों में से दो संख्याएं LCM और HCF, 4 चीजें हैं इस फार्मूला में, चारों में से 3 कोई दिया गया होगा तो चौथा आप लोग इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM, ये होता है। अगर मान लीजिए इसमें से एक ही संख्या दे दिया, LCM दे दिया, HCF दे दिया, तो दूसरी संख्या आप लोग निकाल लेंगे। इस तरह से इस फार्मूला में से 4 चीजें हैं, LCM HCF बराबर होता है किसके, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो दोनों संख्याओं में से 2 ये हो गए और HCF LCM यानी कि 4 चीजें हो गई, चारों में से 3 कोई दिया होगा तो एक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डिटेल में पढ़ाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा क्लास आप लोगों का चलेगा, कोर्स आप लोगों का कंप्लीट कराया जाएगा। फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।